मायोलॉजी मायोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है डिफाइन मसल्स, डिफाइन मसल, मसल क्या है, डिफाइन मसल, क्लासिफाई इट, इसकी क्लासिफिकेशन, डिफाइन मसल, classify it, also explain voluntary, involuntary and cardiac muscles. Define muscle, define muscle, classify it, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है और फिर हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है मसल्स की तीन टाइप्स को, जिसमें वोलेंट्री, इनवोलेंट्री और कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मसल, व्हाट इज मसल, व्हाट इज मसल। व्हाट इज मसल, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि डेवलपमेंट जब इंसान की होती है तो उसका सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है या बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। फिर दो या दो से ज्यादा, टू or more than two cells combine to form a new structure and form the tissue. नेक्स्ट हायर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, टिश्यू। और फिर टिश्यू आपस में मिलते हैं तो अगला स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर ह्यूमन। अगर आप गौर करें तो इस डेवलपमेंट में मसल का नाम कहीं नहीं आ रहा। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर सेल, फिर सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, सिस्टम और ह्यूमन। यहीं पर आपने याद रखना है कि एक्चुअली सेल के बाद जो अगला स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। इस टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। इन्हीं में से एक होता है मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, उसको हम कहते हैं मसल। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि टिश्यू ही बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है। उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स में एक टाइप का नाम या एक किस्म का नाम है मसल। मसल जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल। अब मसल की डेफिनेशन क्या है? मसल में बी डिफाइंड एज a kind of tissue, a kind of tissue, muscle may be defined as a kind of tissue which has a power of contraction and relaxation. Muscle is a kind of tissue. Muscle basically टिश्यू की ही एक किस्म है। Muscle is a kind of tissue which has the power of contraction and relaxation, जो कि कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। It is a kind of tissue which has the power of contraction and relaxation. यानी मसल बेसिकली
टिश्यू की एक किस्म है, लेकिन फर्क बाकी टिश्यूज में और इसमें ये है कि ये वो टिश्यू है जो अपने अंदर कंट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की, जैसे रबड़ नहीं होता कोई ऐसी चीज जिसके अंदर इलास्टिसिटी या लचक होती है, रबड़, तो उसको हम ऐसे खींचते हैं फिर वो रिलैक्स कर, तो टिश्यू मसल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अपने अंदर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और पावर ऑफ रिलैक्सेशन रखता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, उम्मीद है आपको याद रहेगी। मसल may be defined as a kind of tissue। ये यहां से देखना, सेल के बाद क्या स्ट्रक्चर है, टिश्यू। इसी टिश्यू का एक पोर्शन, एक काइंड का नाम है मसल। वैसे तो एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, बोन टिश्यूज भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक टिश्यू का नाम है मस्कुलर टिश्यू, विच हैज द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब अगली बात याद रखने वाली है कि all the muscles are tissue, all the muscles are tissue। मसल जो भी होगा वो टिश्यू होगा, क्योंकि वो टिश्यू की ही टाइप है, टिश्यू से ही निकला है। all the muscles are tissue but all the tissues are। अब आप मुझे बताएं कि मसल तो सारे टिश्यू होंगे, मसल जो भी होगा वो टिश्यू होगा, तो क्या जो टिश्यू है वो मसल भी होगा? नो। जी नो सर। नो सर, हाँ ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो तो एपिथेलियल भी हो सकता है, कनेक्टिव भी हो सकता है, पढ़ा ना आपने। लेकिन जो भी मसल होगा वो बेसिकली पहले टिश्यू होगा, फिर, क्योंकि टिश्यू इसलिए होगा कि वो भी तो मुख्तलिफ सेल से बना है ना, तो सेल से जो चीज, टू आर मोर देन टू सेल से जो चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड मसल। आई एम सॉरी, पहले तो आप 4 बंदे थे जब मैंने स्टार्ट दिया और अब आप 12-13 हो गए हैं, तो ये लेट आने वाली प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करें, फिर फायदा कोई नहीं होता, फायदा कोई नहीं होगा। अगर आप, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हाजिरी के लिए लॉग इन कर रहे हैं तो बेशक ना करें, पढ़ने के लिए लॉग इन करते हैं तो फिर टाइम पे बेटा लॉग इन किया करें, ताकि स्टार्ट से आपको समझ आए। तो 10:15 शामिल हो रहा है, तो 10:30 शामिल हो रहा है, तो 10:20 पे शामिल हो रहा है, इस तरह से फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मसल डेफिनेशन में फिर दोहरा दूं, इट इज अ काइंड ऑफ टिश्यू, टिश्यू की एक काइंड है, विच हैज द पावर ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर रखता है। ऑल द मसल्स आर टिश्यू बट ऑल द टिश्यूज आर नॉट मसल्स। यहां तक सबको समझ आ गई? यहां तक, यहां तक बात क्लियर हो यस गई? सर। ठीक है। अब इसके बाद मसल्स को स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी, मायोलॉजी। अच्छा, मसल्स के लिए ग्रीक ज़बान में, मसल्स के लिए ग्रीक ज़बान में लफ्ज़ मायो यूज होगा, MYO, मायो। मायो का लफ्ज़ जहां भी आएगा, जहां भी, ये प्रीफिक्स है मसल्स के लिए। मसल्स के मुतालिक जो भी, जहां पर भी लफ्ज़ आप मायो देखें, मायो, आप समझ जाएं इस टर्म का ताल्लुक मसल्स के साथ है। जैसे मायोलॉजी, मायोसाइटिस मसल्स की इन्फ्लामेशन, मायोलॉजिया मसल्स का पेन, मायोकार्डियम हार्ट की वो लेयर जिसके अंदर मसल्स होते हैं, मायोमीट्रियम यूट्रस की वो लेयर जिसमें मसल्स होते हैं, मायोथीलियल लेयर ब्लड वेसल्स की वो लेयर जिसमें मसल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो जहां पर भी लफ्ज मायो आएगा, मायो, इसका मतलब होगा ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? मसल्स को। तो बेसिकली मायोलॉजी 2 लफ्जों का मजमूआ है, मायो का और लोगस का। मायो और लोगस, मायो का मतलब मसल्स, लोगस का मतलब स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि
It is the branch of medical science, the medical specialty. It is the branch of medical specialty, medical science, which deals with the study of muscles, which deals with the study of muscles and their cells which are found in muscles. जो बायोलॉजी किसको डील करती है, मसल्स को और उन सेल्स को, मसल्स को और उन सेल्स को जो मसल्स में पाए जाते हैं, which are and the cells which are found in the muscles. अब आप मुझे बताएंगे कि मसल्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? शाबाश, ठीक है, मायोसाइट्स। सर मायोसाइट्स जी, मायोसाइट्स, गुड, मायोसाइट्स। ठीक है ना, जितनी बेसिक चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन फिर मैं वंस अगेन कहूँगा कि अभी आप 14 तक आपकी तादाद पहुंच गई है, और जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो आप 4 थे। बेटा पढ़ने के लिए थोड़ा संजीदा लेना, 10 बजे को टाइम, को इतना जल्दी टाइम तो नहीं है, मैंने तो आपकी सहूलत के लिए रखा है 10 बजे। फिर भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती या आप इसको नेग्लिजेंसी में ले रही हैं तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। मायोसाइट्स, मायोसाइट्स। अब जो भी मसल होगा उसके अंदर बेसिकली जो फंक्शन कर रहे होते हैं वो मायोसाइट्स कर रहे होते हैं। अब हार्ट के जो मसल्स हैं वो पाए जाते हैं मायोकार्डियम में। हार्ट के जो मसल्स हैं वो कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम। और अब मायोकार्डियम के अंदर कौन से सेल्स होंगे? मायोसाइट्स। तो यहां से आपको ये समझ आएगी कि जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, दिल का फेल होना, दिल का दौरा, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन, बेसिकली मेडिकल का लफ्ज मैंने आपको बताया था MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो उस MI में बेसिकली यही मायोसाइट्स मुतसर होते हैं। इन्हीं मायोसाइट्स की इन्फेक्शन हो जाती है, ये अपनी फंक्शनल कैपेबिलिटी लूज कर जाते हैं। क्यों लूज कर जाते हैं? कि वो बेसिक, बिल्कुल आसान, जो मैं आपको स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, न्यूट्रिएंट प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल होने से हाइपोक्सिया। और अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों मुअत्तल होती है? कि उनको ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। जब आर्टरी ब्लॉक होती है तो मायोसाइट्स को ऑक्सीजन सप्लाई मुअत्तल होती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई मुअत्तल होती है तो वो इन्फार्क्ट में चले जाते हैं, इन्फाक्शन में चले जाते हैं, INFARCTION। जब इन्फाक्शन में जाते हैं तो वो अपनी फंक्शनल कैपेबिलिटी लूज कर जाते हैं। जब बहुत सारे सेल्स एज ए कंबाइन मुतासर होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि मायोकार्डियम मुतासर हुई। उसको फिर नाम दिया जाता है MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। यहां तक बात समझ आई? यस सर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। यस सर। अभी तक हमने मसल्स की डेफिनेशन पढ़ी। ये मसल्स किसकी टाइप है? शाबाश सर किसकी टाइप है मसल? टिश्यू की। टिश्यू टिश्यू की। वेरी गुड। तो फिर बाकी टिश्यू में और इसमें क्या फर्क होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है। वेरी गुड। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जबकि बाकी टिश्यू के अंदर पावर ऑफ कंट्रैक्शन नहीं होती। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसकी मेडिकल स्पेशलिटी को हमने मायोलॉजी का नाम दिया है और इसके सेल्स को हमने मायोसाइट्स का नाम दिया है। इसके अलावा जब भी जहां भी लफ्ज मायो आएगा, जहां भी लफ्ज मायो आएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि ये मसल से मुतल्का है। जैसे मैंने कहा मायोलॉजिया, मायोसाइटिस, मायोपैथी, जितने भी लफ्ज M से मायो से होंगे वो मसल्स के रिलेट करेंगे। अगला हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मसल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। जनरली यानी आम तौर पर, जनरली मसल्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जनरली मसल्स में बी classified into 3 types. आमतौर पर मसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले को कहा जाता है वोलेंट्री मसल्स, वोलेंट्री मसल्स। दूसरे को कहा जाता है इनवोलेंट्री मसल्स, वोलेंट्री मसल्स, इनवोलेंट्री मसल्स। और तीसरे को कहा जाता है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। ये आपने याद रखना है कि टोटल 3 टाइप्स हैं। अच्छा, असल में बेसिकली 2 टाइप्स हो गई, तीसरी तो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड किस्म की एक मखसूस टाइप है जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, क्योंकि हार्ट के मसल्स पूरी बॉडी के मसल से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है मुसलसल हार्ट को बीट कराना। बाकी मसल्स बवक्त ज़रूरत कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, लेकिन हार्ट के मसल्स को एक रिदम बरकरार रखना पड़ता है। ये जो हमारी हार्ट बीट है 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो हार्ट में स्पेशलाइज्ड किस्म के मसल्स होते हैं, तो इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब ऊपर रह गई 2 कैटेगरीज, वोलेंट्री और इनवोलेंट्री। वोलेंट्री मसल्स के लिए आप सर से लेकर पांव तक अपनी बॉडी पर नजर दौड़ाएं। जिस जिस मसल की मूवमेंट आपकी विल के ताबे है, आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ताबे है, यानी आपकी विल या जिसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या कंट्रोल कहते हैं। जैसे ये हाथ है ना, मैं इसको अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको 1 मिनट यहाँ रोक सकता हूँ, 2 मिनट यहाँ रोक सकता हूँ। बाकी के बॉडी के सर से लेकर पांव तक जिन जिन मसल्स की मूवमेंट पर आपका कंट्रोल है, आपसे मुराद आपके नर्वस सिस्टम का, जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रहे होते हैं, सोमैटिक कंट्रोल में। चलिए मैं जैसे कर दूं, वैसे तो सारे कंट्रोल में ही होते हैं, सोमैटिक कंट्रोल में, सोमैटिक कंट्रोल में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी आपकी विल किताबें होते हैं, चले मर्जी किताबें, वोलेंट्री, वो कहलाते हैं वोलेंट्री मसल्स। और वो मसल्स जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ताबे होते हैं, ANS, थोड़ा सा मैं इसको लिख दूं, ये वोलेंट्री मसल जो है ये SNS के ताबे होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS, सोमैटिक, जो हमारी विल के ताबे काम कर रहा होता है। और इनवोलेंट्री ANS के ताबे होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनवोलेंट्री मसल्स वो होते हैं, आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उन्होंने एक अपनी मूवमेंट बरकरार रखनी है, वो आपकी विल के ताबे नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि उनकी मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए मैं रोक लूं। वोलेंट्री में ये है, जैसे मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ 1 मिनट बिल्कुल साकिन खड़ा हो सकता हूँ, अपने हाथ पांव की मूवमेंट को मैं कंट्रोल कर लूंगा। अब मैं चाहूँ तो मैं यूं 1 मिनट अपने बाजुओं को रख सकता हूँ, ये मेरी कंट्रोल में है। तो आई लाइक टू से दैट कि जो मूवमेंट आपके कंट्रोल में होगी वो वोलेंट्री मसल्स में आएगी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनोमिक में है, वो इनवोलेंट्री मसल्स में आएगी। इज इट क्लियर? जी, यस सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये हाथों की उंगलियों के जो मसल्स हैं,
ये जो बाइंड हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, ये वॉलेंट्री हैं या इनवॉलेंट्री? सर वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री है, शाबाश, ठीक हो गई। पाँव के मसल्स वॉलेंट्री। वॉलेंट्री है। सर वॉलेंट्री है। ये जो माउथ के मसल्स हैं ये वॉलेंट्री है सर, ये भी। वॉलेंट्री है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई चीज खाते हैं तो चबाते हैं ना, हमें कोई ऑटोमेटिकली ये नहीं कि मैं कोई निवाला लूंगा, जो मैं मुंह में डालूंगा तो मेरा मुंह हिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना, मैं मर्जी से उसको मेस्टिकेशन में करूंगा। इसोफेगस के मसल्स इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, शाबाश। देखें, जब मैं किसी लुकमे को इनटेक करता हूं तो ओरल कैविटी तक वो मेरे कंट्रोल में रहता है, मैं चाहूं तो उसको दोबारा बैक थ्रो कर सकता हूं। लेकिन जब मैं उसको निगलता हूं, जो एपिग्लोटिस की मूवमेंट होती है टक ऐसे, जब उसको मैं निगल लूंगा तो अब वो मेरे इसोफेगस में चली गई, तो इसोफेगस में अब मेरे पास ये कंट्रोल नहीं कि मैं उसको कहूँ कि भाई 2 मिनट जरा इसको इसोफेगस में रोकें, अभी इसको स्टमक में ना जाने दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो स्टमक में चली गई, उसके बाद स्टमक की मूवमेंट्स होंगी, वो भी इनवॉलेंट्री हैं। वो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तो सफ़र कर रहा हूँ तो फिर आगे खाना नहीं मिलेगा तो थोड़ी डाइजेशन स्लो कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो स्टमक के मसल्स कौन से होंगे? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। जीआईटी के तकरीबन, जीआईटी ओरल कैविटी के बाद जीआईटी की जितने मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हैं। रेक्टम के मसल वॉलेंट्री। वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री। वहां पर वॉलेंट्री मसल सिर्फ और सिर्फ एनल स्फिंक्टर, जो एनल वेल्व है जिसको हम एनस कहते हैं, एनल स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर है वायल्स बॉडी में जो होते हैं उसको स्फिंक्टर कहा जाता है। इसके जो मसल है ना बेटा, ये वॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। इनका कंट्रोल सोमैटिक के पास है और हम अपनी विल पावर के तहत डेफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, पासिंग अस टू। तो जस्ट ये जो एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर बनाया है कुदरत ने, इसके मसल्स को वॉलेंट्री रखा हुआ है ताकि इनका कंट्रोल सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास हो। इसी तरीके से ब्लैडर के मसल्स इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, शाबाश। सर इनवॉलेंट्री। यूरेथ्रा के मसल्स इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। यहां पर कौन सा वॉलेंट्री मसल्स होंगे? यूरेथ्रल ओरिफिस। शाबाश, वेरी गुड। यूरेथ्रल ओरिफाइस, क्योंकि यूरेथ्रल ओरिफाइस का कंट्रोल हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास है। तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है, इसको जो मसल से बनाया गया है उनको वॉलेंट्री कर दिया गया, यानी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। किडनी के मसल्स इनवॉलेंट्री सर। वेरी गुड। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि मसलन मैं सफर पे जा रहा हूँ तो 3 घंटे मेरा यूरिन न बने, ये मेरी मर्जी की किताबें नहीं है कि मैं 3 घंटे बस में जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 3-4 घंटे मेरा यूरिन न बने, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सफर कर रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो 1 ml यूरिन जो आपने पढ़ा था यूरोलॉजी में, 1 ml यूरिन वो बन रहा है, वो इसलिए कि किडनी के तमाम मसल्स इनवॉलेंट्री काम कर रहे हैं। फिर वो पेल्विस को दे रहे हैं यूरिन, वो दे रहा है यूरिटर को, ब्लेडर, यहाँ तक वो इनवॉलेंट्री आते रहेंगे। जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर प्रेशर पड़ेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर, तो ये खुद ब खुद ओपन नहीं होगा, इसका वॉलेंट्री एक्शन है और वो है एसएनएस के पास। हम इसके बाद नर्वस सिस्टम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बेटा थोड़ा सा आपने इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है।
अब दूसरी बात, तकरीबन जितने भी वॉलेंटरी मसल्स हैं, अच्छा पहले तो ये आपने याद रखना ना कि वॉलेंटरी सोमैटिक कंट्रोल में होगा और इनवॉलेंटरी ऑटोनोमिक कंट्रोल में होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है, जितने भी वॉलेंटरी मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होंगे, तकरीबन उनके आसपास बोन्स होंगी, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे देखें ना, मैंने आपको उंगलियों की मिसाल दी, अब यहाँ पर जो मसल है ना ये बोन्स भी हैं, बाजू के मसल हैं बोन भी हैं, टांगों के मसल हैं बोन भी हैं, हालांकि ये जो जबड़े के मसल हैं यहाँ पर बोन्स भी हैं। तो तकरीबन जो वॉलेंटरी मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। इनको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है स्केलिटल मसल्स। स्केलिटल मसल्स, ये भी आप याद रखेंगे, स्केलिटल मसल्स। इनको क्या कहा जाता है? स्केलिटल मसल्स। स्केलिटल मसल्स यानी कि ये स्केलिटन के साथ, ढांचे के साथ अटैच होंगे। जहां जहां भी बोन्स के साथ आपको मसल मिलेगा, तकरीबन मोस्टली वो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं और उनको स्केलिटल मसल्स कहा जाता है, स्केलिटन की वजह से। इन्हीं स्केलिटल सिस्टम के ब्रांच को, यानी स्केलिटल का मतलब यह है कि बोन्स, प्लीज, बोन्स प्लस उन बोन्स के साथ लगे हुए मसल्स, बोन्स और बोनी मसल्स, इनकी स्टडी को मेडिकल साइंस में ऑर्थोपेडिक कहा जाता है। ऑर्थोपेडिक, आपने सुना होगा ऑर्थोपेडिक ब्रांच, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं जो जितनी भी बोन्स और बोन्स के साथ फिर मसल्स अटैच होंगे उनको जो डील करती है मेडिकल की ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक, और उसके फिजिशियन या स्पेशलिस्ट को कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसके मुकाबले में जितने भी इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, इनवॉलेंटरी, तकरीबन ये बोनलेस एरियाज में पाए जाते हैं। बोनलेस एरियाज, बोनलेस, थोड़ा सा एक फार्मूला आपके ध्यान में आ जाएगा ना पहचानने का, कि पहले तो आपने देखे क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने ये देखना है कि इस मसल की मूवमेंट मेरे विल पावर के ताबे है या नहीं है। अगर है तो वॉलेंटरी, नहीं है तो इनवॉलेंटरी। फिर दूसरी निशानी क्या है कि क्या इनके साथ कोई बोन अटैच है या नहीं है। अगर बोन अटैच है तो फिर आपने ये देखना है कि इस मसल्स के साथ बोन अटैच तो है, क्या इसकी मूवमेंट भी मेरी पावर में है, तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि वो वॉलेंटरी है। अब जो बोनलेस एरियाज जितने मैंने नाम लिए थे आपको, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, किडनी, ये जो हमारी एब्डोमेन है जिसको हम एनाटॉमी में एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन, रिब्स से लेकर ये जो लोअर लिम्स जहां पर ये टांग जाके अटैच होती है, इसके दरमियान में जितने स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आपके 9 रीजन्स बनते हैं, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, तो ये जितने 9 रीजन्स हैं इसको बोनलेस एरिया कहा जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम गोश्त लेने जाते हैं तो वहाँ भी लोग कह रहे होते हैं मुझे बोनलेस, एक बोनलेस हांडी भी होती है होटल्स पर, बोनलेस हांडी। तो बोनलेस का मतलब है कि जिसमें हड्डी ना हो। तो जो बोनलेस एरियाज हैं वहाँ पर मोस्टली आपको जो मसल्स मिलेंगे, मोस्टली वो इनवॉलेंटरी मिलेंगे। 2 निशानियां हो गई, एक मूवमेंट कंट्रोल में है या नहीं, दूसरा उसकी लोकेशन के साथ बोन अटैच है कि नहीं। इसको कहा जाता है ना स्केलिटल। तो इनवॉलेंटरी के लिए एक और लफ्ज यूज होता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको दोनों मसल्स की डिफरेंस समझ आ गया बेटा? यस सर। ये स्केलिटल क्या होगा
और स्मूथ क्या होगा? ठीक है जी। वॉलेंट्री क्या होगा और इनवॉलेंट्री क्या होगा? समझ आ रही बात की? ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं मेडिसिन को टच दूंगा। एक जनरल जनरल थोड़ी सी तस्वीर आपके जहन में आ जाएगी। हमारी जो फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है, आर्निका मॉट, आर्निका मॉट आपने पढ़ी है। चोटों की दवा, इंजरी, ट्रॉमा, इसकी दवा। अब ट्रॉमा और इंजरीज मोस्टली आपको स्केलेटल पोर्शन पे आती है। बाजू टूट गया, टांग टूट गई, टांग के मसल्स डैमेज हो गए, बाजुओं के मसल्स डैमेज हो गए। अक्सर जब एक्सीडेंट होते हैं मोटर बाइक्स पे आपने देखा होगा कि वो जी दायां बाजू में फ्रैक्चर, बाएं बाजू में फ्रैक्चर, दाएं बाजू के मसल्स पुश हो गए, लेफ्ट के, टांग के। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट जो आपको फिजियोलॉजी और मटेरियल मेडिका को आपस में टच कर रहा है, आर्निका मॉट मोस्टली स्केलेटल मसल्स पर इफेक्ट करती है। आर्निका मॉट मोस्टली स्केलेटल मसल्स पर इफेक्ट करती है, जो आपके बोनी मसल हैं। अब आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे अक्सर हम चोटों, और चोट हमेशा स्केलेटल के साथ जुड़ी हुई होती है। हमेशा चोट जो है वो किसके साथ होती है? स्केलेटल के साथ। तो स्केलेटल में जब भी स्केलेटल मसल्स में ट्रॉमा आएगा, इंजरी आएगी, चोट आएगी, अब चूंकि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रही हैं, तो देयर विल बी आर्निका मॉट। मोस्टली वहां पर आर्निका मॉट जो है वो इफेक्ट करेगी। और जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, वहां पर मोस्टली आपकी सेकंड ईयर की मेडिसिन है शायद कोलुसिंथ, कोलुसिंथिस, कोलुसिंथिस जो सेकंड ईयर की मेडिसिन है, कोलुसिंथिस, और दूसरी डायस्कोरिया। इन दोनों की कैरेक्टर में फर्क है। डायस्कोरिया, कोलुसिंथिस और डायस्कोरिया, ये एक जर्नल आपको एक बता रहा हूँ फार्मूला। बाज़ात आर्निका को भी हम कंफर्म चोट में दे सकते हैं, लेकिन उसमें आमतौर पर जो आर्निका जारी होती है वो स्केलेटल मसल्स में जारी होती है। और कोलुसिंथ देखें, आपके कोलुसिंथ की एक की नोट सिम्टम है जो आपने यकीनन पढ़ी होगी कि पेशेंट गोइंग टू बी डबल बैंड, झुका हुआ आता है सर, जी आगे की तरफ झुका हुआ होता है हाँ पेशेंट ठीक इसका। है बेटा, गोइंग बैंड टू बी डबल, यानी वो ठीक है बिल्कुल, वो आगे की तरफ झुकने से उसको आराम आता है। क्योंकि और उसको आमतौर पर ऐसा झुकने वाला पेन कहाँ पे होगा? जब भी आप देखेंगे या स्टमक का पेन होगा, या इंटेस्टाइन का, या किडनी का, या ब्लैडर का, इस यानी बोनलेस एरियाज का पेन होगा, तो वो ऐसे झुका हुआ होगा, ऐसे झुका हुआ होगा। और ये एक मसल्स की पोजीशन होती है, इसमें उस मसल्स को रिलैक्स मिलता है। इसी मसल्स को अगर यूं करने से रिलीफ मिले, यूं करने से, यानी वो मसल को खींच के रखे तो उससे रिलीफ मिलता है। एक होता है कि वो मसल्स को रिलैक्स करता है तो पेन रिलीफ मिलता है। कुछ 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 पैथोफिजियोलॉजी समझ आ रही है? कुछ पैथोफिजियोलॉजी समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। मैं तो चाह रहा हूँ ना कि आपको मटेरियल मेडिका में ज्यादा रटा न लगाना पड़ जाए। देखें, इन्हीं मसल्स को जब वो रिलैक्स करता है तो उसको सुकून मिलता है, तो वो इसलिए झुकता है ना, वो उसको स्क्रैच नहीं करना चाहता। तो ये कोलोसिंथेसिस है। लेकिन जब वो मसल्स को स्क्रैचिंग में रखता है तो उससे सुकून मिलता है। अगर वो यूं रिलैक्स करता है तो उसको तकलीफ होगी। डायस्कोरिया, एक पॉइंट पे आपकी मेडिसिन जो है वो डिफरेंशिएट कर देगी। अब थोड़ा सा आपके जहन में आ जाएगा कि आर्निका मॉट किस किस्म के मसल्स की फेवरेबल साइट पर एक्ट करेगी, कोलोसिंथिस कहाँ पे एक्ट करती है, डायस्कोरिया किस सूरत हाल में एक्ट करती है। एक और मेडिसिन है
वो भी शायद आपकी थर्ड ईयर की है या सेकंड थर्ड ईयर की है शायद। मैग्फॉस, मैग्फॉस, मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्फॉस, मैग्नीशियम फास्फेट। अच्छा टाइम भी खत्म होने वाला है। अच्छा सेकंड ईयर की है ये। जब मसल्स के साथ जो नर्व्स अटैच होती हैं उन नर्व्स में पेन होगा, असाबी दर्दें। अभी मैं आपको थोड़ा नर्वस सिस्टम में बताऊंगा कि अब ये मसल है ना, तो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल को आप समझ लें एक बल्ब, बल्ब अभी जैसे कमरे में बल्ब जल रहा है, इसके पीछे तार लगी हुई है ना, एक्चुअली तो वो स्विच ऑफ ऑन होता है तो ये बल्ब ऑफ ऑन होता है। इस बल्ब को कंट्रोल तार कर रही है, तार नर्व्स है। तो अगर उस तार में कोई डिफेक्ट आ जाए, नर्व्स की वजह से इस मसल में पेन हो, तो फिर मैग्फास जो है वो हेड रेमेडी बन जाती है। मैग्नीशियम फास्फेट। आई थिंक 1 मिनट से कम टाइम रह गया है।